Hello everyone, welcome to our YouTube channel. My name is Nazneen Sheikh and I am going to teach you all 12th standard English. So let us start. So we have this chapter, An Astrologer's Day. This is the icebreaker which we are going to do, but after the chapter. Let us quickly go to the chapter. So starting with our chapter today, An Astrologer's Day, जिसके ऑथर है R.K. नारायण सर, जिन्होंने इस चैप्टर को जिनका सर्वाइवल रहा है 1906 से 2001 तक। जब हम बात करते हैं R.K. नारायण सर की, ये बहुत ही फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे और इन्होंने अपने करियर में 14 नॉवेल्स लिखी थी, जिसमें से 5 वॉल्यूम्स जो थी उसकी वो शॉर्ट स्टोरीज़ की रही है और इन्होंने कई सारे ट्रैवल लॉग्स भी लिखे हैं, जिसके साथ साथ इनका कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन भी रहा है। टू हिज क्रेडिट, यानी इन्होंने नॉन फिक्शन में भी कई ज़्यादा अपना कलेक्शन, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दिया है। इसके साथ साथ ही हैज़ ऑल्सो रिटन हिज मेमोयर। मेमोयर इज माई डेज। इन्होंने अपने डेज के बारे में बताया है। इन द ईयर 1975 अगेन माई मेमोयर वॉज वेरी फेमस। नारायण हैज़ क्रिएटेड द इमेजिनरी टाउन ऑफ मालगुडी। मालगुडी एक सीरियल आया करती थी जो हमने देखा था, तो मालगुडी डेज करके वो सीरियल थी, वो भी R.K. नारायण सर जो है उन्होंने ही लिखा था। वेयर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन अ टिपिकली इंडियन सेटिंग लिव्ड अमिड अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, यानी कि रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इन्होंने इस तरीके से बनाया था। उन कैरेक्टर को बनाने के बाद क्या किया था, लिव्ड इन अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल, जो आप इवेंट सोच भी नहीं सकते हो, उससे रिलेटेड इन्होंने क्या था, मालगुडी डेज के बारे में स्टोरी जो है वो लिखी थी। हिज स्टोरीज आर ग्राउंडेड इन कंपैशनेट ह्यूमनिज्म। कंपैशनेट ह्यूमनिज्म यानी इनकी जो स्टोरीज होती है, जो भी ये लिखा करते थे, मोस्ट प्रोबेबली वो रिलेट किससे किया करती थी, ह्यूमनिज्म से रिलेट किया करती थी। एंड सेलिब्रेट द ह्यूमर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। जो सीधी सादी हमारी ज़िंदगी है, थोड़ा सा उसमें ह्यूमर होता था, हंसी मजाक होता था, और उसके साथ साथ एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, एक सादी ज़िंदगी जीने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है हमको, इसके बारे में भी यहाँ मेंशन है। हिज स्टोरीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंपल स्टाइल एंड सटल स्पिरिट, यानी बहुत ही सिंपल तरीके से ये अपनी स्टोरी लिखते थे। ईजिली कोई भी इनकी स्टोरीज़ को जो है वो पढ़ सकता है। Now, नारायण वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू अमेरिकन रीडर्स इन 1952, यानी कि अमेरिकन रीडर्स से मिले ये इन द ईयर 1952 बाय मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में 1952 में ये अमेरिकन रीडर्स से मिले हैं। दिस इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स, यानी कि जिनसे मिले हैं वो, उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। उसी के साथ साथ इन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है 1937 में। द डार्क रूम 1938, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, जो इन्हीं की स्टोरी रही है। इसी के साथ साथ अदर स्टोरीज भी इन्होंने क्या किया है, 1947 में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो बेसिकली दीज आर दी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हम देख सकते हैं। मिस्टर संपत 1949, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो दिया गया है 1954 में, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, द गाइड 1958 एंड मैनी अदर बुक्स, और ये सारी स्टोरीज जो बुक रिलेटेड है वो उन्होंने लिखी है। हिज नॉवेल द गाइड वोन हिम, इनकी जो नॉवेल है द गाइड वोन हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1961, यानी इन्होंने जो नॉवेल लिखी थी द गाइड, उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो दिया गया था। द मोस्ट कवर्ड लिटरेरी ऑनर इन इंडिया, यानी सबसे ज़्यादा सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से, जिन्हें जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है। हिज राइटिंग इज डिस्टिंग्विश्ड बाय ह्यूमर एंड अनऑफेंडिंग आयरनी। ह्यूमर यानी कि जो भी ये लिखते थे उसमें मजाक होता था, लेकिन अनऑफेंडिंग होता था, इस तरीके का मजाक जो किसी को हर्ट ना करे, किसी के फीलिंग्स को, और ना ही किसी को बुरा लगे। अ यूनिक इंडियननेस एंड अ सिंप्लिसिटी। इंडियननेस यानी कि एक हिंदुस्तानियों की जो बात होती है, जो क्वालिटी होती है, वो इनकी राइटिंग में छलक कर आती थी। विच इज़ अटरली चार्मिंग एंड ऑथेंटिक, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था इनकी स्टोरीज़ को। नारायण टिपिकली पोर्ट्रेज द पेक्यूलरिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द पैराडॉक्सेस ऑफ इंडियन डेली लाइफ, यानी ह्यूमन रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है वो इनकी स्टोरीज़ हुआ करती थी, और उसी के साथ साथ जो भी पैराडॉक्सेस होते हैं, जो इंडियन डेली लाइफ में जो भी चीज़ें होती है, उनसे रिलेटेड इन्होंने क्या किया, अपनी स्टोरीज़ को जो है वो लिखा है। हिज स्टाइल इज़ ग्रेसफुल, मार्क्ड बाय जीनियल ह्यूमर
एलिगेंस एंड सिंप्लिसिटी। सो अगेन इनके बारे में एक ही चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है, जो बोलती है कि इन्होंने क्या किया है, जो भी अपनी स्टोरीज लिखी है उसमें थोड़ा सा ह्यूमर हुआ करता था, थोड़ा सा मजाक हुआ करता था, लेकिन वो मजाक किसी को बुरा ना लगे इस तरीके का मजाक होता था। फन वे में लोग इनकी स्टोरीज को पढ़ते भी थे और खुश भी होते थे। तो दैट वॉज द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस ऑथर R.K. नारायण सर। स्टार्टिंग विद दी चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे विच इज अबाउट, एक ज्योतिष के पूरे दिन के बारे में एक कहानी लिखी हुई है R.K. नारायण सर ने। चलिए देखते हैं स्टोरी के बारे में क्या बताया है उन्होंने हमें इस स्टोरी में। तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जैसे मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष विद्या जो पढ़ते हैं और जो लोगों को बताते हैं, उनके भविष्य के बारे में बताते हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम डील्स कर रहे हैं तो उनके बारे में बताते हैं, उसके सोल्यूशंस के बारे में बताते हैं। तो वो होता है तुम्हारा एन एस्ट्रोलॉजर्स डे के बारे में, जो यहाँ पर इस चैप्टर में दिया हुआ है। स्टार्टिंग किया है पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग, यानी कि ज्योतिष विद्या वाले जो होते हैं, जो ज्योतिषी करते हैं, जो आपको आपके लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताते हैं, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स होता है जो अपने पास तैयार होता है। तो भरी दोपहर की बात थी जहाँ पर वो आए, उन्होंने अपना बैग जो है वो ओपन किया एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। अब प्रोफेशनल इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे पास क्या होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा, चौक होगा, डस्टर होगा, राइट। तो अगर एक कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसके पास उसका प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्या होगा? एक चार्ट होगा, हाथ में देखने के लिए जो मैग्नीफाइंग ग्लास लगता है वो हो गया। तो जितनी उनके प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, अपना बैग ओपन करके सारे इक्विपमेंट्स को बाहर निकाले। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन काउरी शेल्स, यानी अब वो बता रहे हैं उनके बैग में क्या क्या चीज़ें थी। उसमें सबसे पहली चीज़ जो थी वो थी काउरी शेल्स। काउरी शेल्स का मतलब होता है जो सीप होती है, जो समुंदर में हमको मिलती है जाकर, कई बार हमको बहुत अच्छा लगता है हम रेत के पास जाए, उस सीप को उठाकर लेकर आए, तो वो जो सीप होती है जिसको हिंदी में बोला जाता है उसे इंग्लिश में काउरी शेल्स बोला जाता है। तो डजन ऑफ काउरी शेल्स का मतलब होता है कुछ डजन भर काउरी शेल्स थे उनके बैग में, जो उन्होंने बैग में से हाथ डाल के बाहर निकाला। A square piece of cloth, एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ था विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स। स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ्स जिसमें ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स था, जिसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल इस तरीके का एक पीस ऑफ क्लोथ था जिसके अंदर कुछ ऐसे चार्ट्स बने हुए थे जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो है उसके बारे में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष विद्या हर किसी को नहीं आती है। तो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर है जो इस बारे में समझ पाएंगे। तो उस एस्ट्रोलॉजर के पास इस तरीके का एक जो है वो चार्ट था। ऑन इट अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग। अ बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग मतलब होता है यहाँ पर एक नोटबुक थी जिसके अंदर आपका जो हाथ का शेप होता है, ये इस तरीके का हाथ का शेप था, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें जो है वो उनकी अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई थी जो सिर्फ ज्योतिषी को समझ में आए। ठीक है। His forehead was resplendent with sacred ash। resplendent का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है bright, dazzling and impressive, यानी कि उनका जो forehead था उस पर sacred ash थी, यानी हम राख जिसको कहते हैं, तो उनके forehead पे इस तरीके की राख थी। एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन का मतलब होता है, अगर हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में इसको बोले तो सिंदूर भी कह सकते हो आप इसको, या टीका भी कह सकते हो आप इसको, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, रेडिश एकदम ऑरेंज कलर में जो होता है वो होता है आपका वर्मिलियन। तो उनके सर पे जो है वो सेक्रेड ऐश थी, उसके साथ साथ क्या था, टीका जो होता है वो टीका लगा हुआ था। And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam which was really an outcome of a continual searching look for customers। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, अब उनकी आंखें जो थी वो क्या थी, बहुत ही शाइन कर रही थी, ब्राइट कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें जो है यहाँ पर वो किसको ढूंढ रही थी, अपने लिए आज कोई कस्टमर्स को ढूंढ रही थी कि कोई मेरे पास आए, अपनी ज्योतिष विद्या जो है वो उनको उनके लाइफ के बारे में जो है वो बता सके। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेबल, यानी कि क्लाइंट्स इनके पास आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, ये उनका सोल्यूशन उनको बताते थे। तो जो क्लाइंट है वो लोग बहुत ही लाइट और कंफर्टेबल फील करते थे। क्यों फील करते थे? क्योंकि वो लोग आकर अपनी प्रॉब्लम्स इनसे शेयर कर रहे हैं और वो क्या करते थे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते थे कि अगर आप ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उस बात का सोल्यूशन देते थे, तभी उनके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिलाइट फील करते थे, बहुत ही खुश हो जाते थे जब उनकी स्टोरीज जो है वो अब शेयर करके उसका सोल्यूशन लेकर जाते थे।
The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted foreheads and the dark whiskers which streamed down his cheeks. अब ये जो दिया हुआ है ये उनके फेशियल फीचर्स के बारे में बात कर रहा है. फेशियल फीचर्स के बारे में क्या बात कर रहा है कि उनका आइज जो था इट वॉज एनहांस्ड यानी कि इंक्रीज बाय द पोजीशन. अब उनकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी थी. क्यों? क्योंकि उन्होंने सेक्रेड ऐश भी लगाया हुआ था, वर्मिलियन भी लगाया हुआ था, कस्टमर्स को ढूंढ भी रहे थे, तो आंखें उनकी जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी. उसी के साथ साथ वो बात कर रहे हैं यहाँ पर डार्क विस्कर्स की. विस्कर्स का मतलब हिंदी में होता है जिसको हम कहते हैं मूछे. तो डार्क विस्कर्स उनकी जो है वो हुआ करती थी जो कि उनकी चीक से पूरे स्लो डाउन हो रही थी. इवन अ हाफ विट्स आई वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. टू क्राउन द इफेक्ट ही वोंट अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. तो जो भी इन्होंने लुक ले रखा था उस लुक को और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सर पे अपने टर्बन बांध दिया. टर्बन का मतलब होता है जो हम पगड़ी बांध देते हैं. कई बार आप देखते हो ज्योतिषी के सर पे एक टर्बन होता है, जो पगड़ी होती है वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि अपने पूरे लुक को जो उनको देना था, पूरी तरीके से प्रोफेशनल लुक बनाना था. तो सिर्फ सेक्रेड ऐश लगाकर, वर्मिलियन लगाकर उन्होंने सोचा काम नहीं चलेगा, मुझे ज्योतिष में वाकई में मुझे दिखना है अगर ज्योतिष, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस तरीके के लुक में खुद को कन्वर्ट भी करना पड़ेगा. जिसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर पे एक सैफरन कलर का टर्बन या हम उसको पगड़ी भी कह सकते हैं जो उन्होंने पहन लिया था. टू क्राउन द इफेक्ट, ओके वी हैव डन दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. यानी कि ये जो कलर स्कीम होती है ना ये कभी फेल नहीं होती है. मतलब लोग ऐसे कलर्स को देखकर क्या होते हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. अगर वो सिर्फ वर्मिलियन लगाते और ऐश लगाते और बैठे रहते शायद उनको कोई नहीं पहचान पाता. लेकिन क्योंकि उन्होंने ये सैफ्रॉन कलर का टर्बन पहन रखा था तो कई लोग उससे क्या होते थे, उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उनके पास उनके कस्टमर्स जो है वो आया करते थे. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लोग किस तरीके से अट्रैक्ट होकर आते थे उनके पास में, जिस तरीके से बीज जो होती है, मक्खी जो होती है, जो फ्लावर्स के ऊपर जाती है, दहलियास के ऊपर जाती है, कॉस्मोस के ऊपर जाती है, उसी तरीके से क्या होता है, लोग इनके पास अट्रैक्ट होकर आया करते थे. Okay, now it is saying that he sat under the boughs of a spreading tamarind tree. यानी कि इस तरीके का एक टैमरिन ट्री है जिसके पास यहाँ पर ऐसा जगह हुआ करती थी, उसे हम कहते हैं बोव्स ऑफ अ स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री. टैमरिन का मतलब होता है यहाँ पर जो इमली का झाड़ होता है उसके नीचे ऐसी एक जगह थी जहाँ पर ये क्या करते थे, आकर बैठ जाया करते थे. विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल. अब इसके पास से जो रास्ता जाता था वो टाउन हॉल की तरफ, यानी कि जैसे आप हम मार्केट एरिया बोल सकते हैं उस तरफ जाने वाला वो रास्ता था जहाँ पर लोगों का ज़्यादा आना जाना हुआ करता था. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज जिसका मतलब होता है वो एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो आया करते थे. ओके, अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. यानी सुबह से लेकर रात तक क्या होता था यहाँ पर, सुबह से लेकर रात तक लोग जो है वो यहाँ पर आया जाया करते थे. यानी क्राउड बहुत होता था उस जगह पर, तो ऐसी ही जगह उन्होंने चुनी थी अपने काम के लिए. A variety of trades and occupations was represented all along its way. यानी कि सिर्फ वो ही नहीं बैठते थे, उनके साथ साथ दूसरे लोग जो दूसरे ऑक्यूपेशन के हुआ करते थे, जो कोई सामान बेचने आया करते थे, वो लोग भी वहाँ उस मार्केट प्लेस में आकर बैठा करते थे. मेडिसिन सेलर्स हुआ करते थे, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक हुआ करते थे, यानी चोरी का सामान लाकर जो बेचना होता है वो भी बेचने का काम वहाँ हुआ करता था. मैजिशियंस होते थे, जैसे मेले में होता है जादूगर होते हैं जो जादू दिखाते हैं. एंड अबाउ ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ. ऑक्शनियर का मतलब होता है जो बोली लगाता है, जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कर कर बुलाता है. जैसे कपड़े की प्राइजेस अगर आप मार्केट में जाते हो तो कई बार आप देखते हो आपको कोई ना कोई ऐसा होता है मार्केट में जो चिल्ला कर उस चीज़ की प्राइस बताकर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है कि कोई सेल लगी होगी तो आपको चिल्लाकर बुलाते हैं. तो उसी तरीके से यहाँ एक एग्जांपल दिया है, एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ, यानी सस्ते में कोई कपड़ा बेच रहा था तो वो चिल्ला चिल्ला कर जोरों से क्या कर रहा था, ऑक्शन लगा रहा था, यानी बोली लगा रहा था कपड़ों के प्राइस के बारे में जो है वो वह मार्केट में जो जितने भी लोग थे उनको बता रहा था. हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट दी होल टाउन. यानी कि जो कि दिन भर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमा लेता था, टू अट्रैक्ट दी होल टाउन, यानी इस तरीके से चिल्लाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अट्रैक्ट होकर उसकी आवाज़ सुनकर जो है वो उसके पास आए.
नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफेरसनेस का मतलब होता है बीइंग लाउड एंड नॉइजी, यानी इससे भी ज्यादा चिल्लाने वाला कोई इंसान था वहां पर, जो क्या बेचता था, फ्राइड ग्राउंड नट्स बेचता था, जो सिंग होते हैं, जो भुने हुए सिंग होते हैं, वो बेचने का काम करता था। तो वो और भी ज्यादा क्या करता था, चिल्लाकर वहां पर बेचने के लिए आता था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम, वेयर का मतलब होता है वो जिस ठेले के ऊपर अपना बिजनेस लगाया है उसको वो क्या बोलता था, हर दिन वो अलग अलग नाम से बुलाया करता था। जैसे कि कभी उसने बोल दिया बॉम्बे आइसक्रीम, कभी उसने बोल दिया दिल्ली एलमंड, कभी उसने बोल दिया राजाज डेलिकेसी। तो इस तरीके से वो क्या करता था, अलग अलग नाम से अपने ही बिजनेस को बुलाया करता था, ताकि लोगों का अटेंशन जो है वो सीख कर पाए, उनके पास आ जाए। बेचता तो वो ग्राउंड नट ही था, कोई नई चीज़ नहीं बेच रहा था, लेकिन वो क्या बोलता था बुलाकर, ताकि लोगों का अटेंशन उसके पास आए। वो चिल्लाता था बॉम्बे आइसक्रीम या दिल्ली एलमंड बोलता था, या फिर राजाज डेलिकेसी बोलता था। तो ये अलग अलग नामों से उसने अपने बिजनेस को बुलाया था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड पीपल फ्लॉक टू हिम। फ्लॉक टू हिम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो उसके पास झुंड जमा होकर आ जाया करता था, जिसे हम फ्लॉक कहते हैं। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too, यानी कि क्या होता था, dallied का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है wasted time just hanging around, यानी कि एक छोटे मोटे पोर्शन में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो यहाँ वहाँ घुमा करते थे और एस्ट्रोलॉजर के आसपास आया भी करते थे। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby, यानी कि क्या बता रहा है ये, अब जो जगह थी उनकी जहाँ पर वो अपना बिजनेस करते थे, उसी ग्राउंड नट वाले के बाजू में अपना बिजनेस करते थे। अब हर कोई अलग अलग कलर की लाइट यूज़ किया करता था, तो उनके पास जो लाइट थी, लाइट ऑफ अ फ्लेयर, यानी कि जो ओरिजिनली नेचुरली जो रोशनी आ रही है वो रोशनी आया करती थी, उसके अंदर ही वो बैठकर अपना काम करते थे। एंड स्मोक्ड अप अबाउट दी ग्राउंड नट हीप नियर बाय, यानी जो ग्राउंड नट का ढेर लगाया हुआ था, जो बेच रहा था उसके पास जो ढेर लगाया हुआ था, उसी के बाजू में क्या करते थे, वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो बैठते थे और अपना बिजनेस कर। नाउ इट इज सेइंग दैट हाफ द एन्चैंटमेंट ऑफ द प्लेस, एन्चैंटमेंट का मतलब यहाँ पर होता है मैजिकल इफेक्ट और चार्म, यानी कि उस जगह की खूबसूरती ही किस चीज़ में थी, ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। दैट मीन्स यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं, लाइटिंग्स होते हैं, वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। क्या अवेलेबल थे यहाँ पर, जो भी शॉप्स होती थी उनमें जो लाइट्स हुआ करती थी, वही लाइट्स जो है वो अवेलेबल होती थी, और वही लाइट्स उन जगह की खासियत भी हुआ करती थी, क्योंकि हर किसी ने अपने अपनी शॉप के हिसाब से अलग अलग लाइटिंग करके रखा था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, किसी के पास गैस लाइट्स थी जिसको हम लालटेन भी बोलते हैं, वो थी। सम हैड नेकेड फ्लैश स्टक ऑन पोल्स, किसी ने लालटेन जो है वो पोल्स के ऊपर टंगा रखा था। सम वेयर लिट अप बाय द ओल्ड साइकिल लैम्प्स, किसी के पास पुराने तरीके के जो ओल्ड साइकिल लैम्प्स होते हैं, किसी ने उन लैम्प्स का यूज़ किया था। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहाँ बिजनेस करने आते थे, तो जो जिन्होंने जैसे एस्ट्रोलॉजर बिना किसी लाइट को लगाए काम कर रहे थे, उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे थे जो बिना किसी लाइट का यूज़ किए यहाँ पर काम कर रहे थे। इट वॉज अ bewildering क्रिस क्रॉस ऑफ द लाइट रेस, कंफ्यूजिंग या बैफलिंग बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि जो ओरिजिनल लाइट आ रही थी, जो नेचुरल लाइट आ रही थी, वही लाइट जो है वो क्या हो रही थी, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर आ रही थी। एंड मूविंग शेडोज, दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगैन हिज लाइफ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंपल रीज़न है क्योंकि उसने कभी अपनी लाइफ में सोचा ही नहीं था, जब उसने स्टार्ट किया था एस्ट्रोलॉजी करना, भविष्य बताना, ज्योतिष विद्या, जब वो उसने स्टार्ट किया था, उसने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि वो ये काम करने वाला है। तो उसने किसी तरीके की लाइटिंग अपने आसपास जो है वो नहीं लगा कर रखी, क्योंकि उन्होंने कभी सोच नहीं रखा था कि वो कभी लाइफ में एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं। जब उन्होंने ये काम शुरू किया है, ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू what was going to happen to himself next minute। ये स्टेटमेंट बोल रहा है, उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके लाइफ में खुद के साथ क्या होने वाला है, लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कभी एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजर बनने में। तो उन्हें ना तो अपनी लाइफ के बारे में पता था कि क्या होने वाला है, और ना ही उन्हें लोगों के बारे में पता था कि उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। ही वॉज एज मच स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, यानी अगर हम तारे सितारे के बारे में बात करें तो वो भी उतना ही स्ट्रेंजर था, यानी उसको किसी तरीके का नॉलेज नहीं था। जिस तरीके से हमको अगर नॉलेज नहीं है, हम काफ़ी इनोसेंट है, हमको नहीं पता है कौन से तारे किस तरीके से हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं, वी डोंट नो, दैट इज़ द रीज़न वी गो टू दिस एस्ट्रोलॉजर्स। एंड द सेम थिंग हैपन्स हियर, एस्ट्रोलॉजर जो यहाँ पर है उनको भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है नेक्स्ट पल में उन्हीं के साथ में।
येट ही सेट थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टोनिस्ड एवरीवन। बावजूद इसके कि उनको कुछ नहीं पता था, वो इस तरीके की बातें करते थे लोगों से कि लोग सोच में पड़ जाते थे कि इन्हें ये सारी चीज़ें कैसे मालूम है, और खुश भी हो जाते थे जब वो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस उनको दिया करते थे। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी। अब उन्होंने ये चीज़ कैसे सीखी थी, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या लोगों को इस बात में ढालना कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। दैट वॉज अ मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रीउड गेस वर्क। श्रीउड मतलब गुड एट जजिंग पीपल, या फिर हम क्लेवर बोल सकते हैं, वाइज बोल सकते हैं इसको। तो ये काम उन्होंने कैसे सीखा था, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने स्टडी की उस चीज़ के ऊपर, लोगों के ऊपर स्टडी की, प्रैक्टिस करते गए, लोगों की बात सुनते गए। उन्हें हमेशा वो ज़्यादा टाइम देते थे कि आप पहले अपनी बात करो, तब तक वो बीच में किसी तरीके से लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते थे। और कुछ काम उनके गेस वर्क हुआ करते थे, यानी कि अगर हमने किसी की कभी प्रॉब्लम सुन ली तो हम भी थोड़ा बहुत गेस वर्क दे देते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे आई है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये इनके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहे हैं कि स्टडी किया है, प्रैक्टिस किया है, गेस वर्क के ऊपर काम करते हैं, इसलिए लोग जो है वो क्या होता था, इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाया करते। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट एंड ऑफ द डे। यानी कि अगर देखा जाए तो जैसे एक ऑनेस्ट मैन काम करता है, अपने काम करने के बाद पूरे दिन भर में थका हारा अपने घर जाता है, पगार लेता है, क्योंकि ये भी काम कर रहा था तो ये भी डिजर्व करता है। क्या डिजर्व करता है? अपना जो एंड ऑफ द डे वेजेस है, जो अपना तनख्वाह इनको मिलती है, वो लेकर वो घर चले जाए। ओके, अभी इनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। जब ये एस्ट्रोलॉजर नहीं थे तो तब ये क्या किया करते थे। लेट अस सी व्हाट वाज हिज प्रीवियस लाइफ। He had left his village without any previous thought or plan। यानी जब इन्होंने अपना गांव छोड़ दिया तो इनके माइंड में किसी तरीके का कोई प्लान नहीं था, या इन्होंने पहले से सोचा नहीं था कि मैं जो है अपना गांव छोड़कर जाने वाला हूँ। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers। अगर वो गांव में ही रहते, गांव छोड़कर नहीं जाते, तो वो क्या करते, उनके जो फोरफादर्स है, जो उनके पूर्वजों का काम हुआ करता था, वो भी वही काम करते थे। क्या काम हुआ करता था? टिलिंग द लैंड का काम करते थे वो, या तो फिर लिविंग, मैरिंग एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम। क्या करते थे? अपने ही घर में रहते थे, खेती करते थे, शादी करते थे। जैसे एक फैमिली में लोग सेटल होते, हमारे फोरफादर्स सेटल होते आए हैं, काम करने के बाद शादी कर लो, फिर अपने बीवी बच्चों के साथ घर में रहो। अगर ये अपने विलेज में रहते तो ये भी वही करते, कुछ न्यू नहीं करते। बट दैट वॉज नॉट टू बी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन। यानी उनको क्या करना पड़ा? उनको घर छोड़ना पड़ा विदाउट टेलिंग एनीवन। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ पास्ट में, जिस रीज़न से उनको अपना गांव जो है वो छोड़कर जाना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स। और जब तक घर छोड़ के वो 100 मील दूर नहीं गए, तब तक उन्होंने किसी तरीके का रेस्ट नहीं लिया। यानी जैसे ही उन्होंने गांव छोड़ा, कंटिन्यूसली वो चलते गए बिना रेस्ट के। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन। यानी एक विलेजर के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर बिना किसी को इन्फॉर्म करके आ गए हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल। यानी उनको क्या था? उन्होंने एक एनालिसिस बनाकर रखा था, उन्होंने काम करके रखा था लोगों की परेशानियों के ऊपर, कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मली अगर लोगों को प्रॉब्लम होगी भी तो किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है लोगों के पास में। एक तो मैरिज की प्रॉब्लम हो सकती है, पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज का मतलब जो रिश्ते नाते हैं हमारे, उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन। यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पर? जो भी लॉन्ग प्रैक्टिस है उनकी, जो भी उनकी लॉन्ग प्रैक्टिस रही है लोगों को जानने की, उससे क्या हुआ है? उनके परसेप्शन को, यानी कि उनकी सोच को, उनका एक्सपीरियंस जो है वो और ज़्यादा लोगों से मिलने के बाद बढ़ता चला गया। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। यानी कि लोग जब आते थे उनसे बात करने के लिए, तो 5 मिनट के अंदर वो समझ जाते थे कि इनकी क्या परेशानी हो सकती है। कैसे समझ जाते थे? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनने में और समझने में। तो जैसे हमने 3 चीज़ पढ़ी, एक तो उन्होंने स्टडी किया लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रैक्टिस किया, और कुछ उनका गेस वर्क भी होता था जो काम आ जाता था। अब यहाँ वो बोल रहे हैं ही यूज्ड टू चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन। ओके, पर क्वेश्चन के लिए वो कितना चार्ज किया करते थे? पाइस। पाइस जो है ये एक ऐसी करेंसी है जो इंडिया और पाकिस्तान में 1947 के पहले जो है वो यूज़ हुआ करती थी। तो कोई भी अगर आपको एक क्वेश्चन पूछना है तो उनके लिए वो कितना चार्ज करेंगे? 3 पाइस पर क्वेश्चन जो है वो चार्ज किया करते थे। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइजेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ही
वॉज नेवर ओपनिंग हिज माउथ, कभी अपना मुंह खोलते नहीं थे। कब नहीं खोलते थे? जब तक कस्टमर आकर 10 मिनट तक खुद अपना दुखड़ा ना सुना दे या खुद उस बातों से रिलेटेड, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात ना कर दे। क्योंकि जब 10 मिनट में इंसान बोल रहा है तो वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी सामने वाले को दे देता है, जिससे कि आसान हो जाता है सामने वाले को प्रेडिक्ट करना और समझना कि उनके मन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। When he told the person before him gazing at his palm, यानी कि अब वो जब लोगों से बात करते थे तो उनका हाथ देखते थे, इसे हम पाम कहते हैं, तो उनका हाथ देखा करते थे। इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स। अब वो लोगों से किस तरीके से बात करते थे? उनको कहते थे कि तुम कितना भी मेहनत कर लो लेकिन तुमको उसका फल जो है वो नहीं मिलता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर हम किसी को पूछ लेते हैं तो लोग हमें भी यही चीज़ कहते हैं, राइट, कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ उसका एफर्ट्स जो है उसका कोई किसी भी तरीके से पे बैक जो है वो नहीं मिल रहा है। 9 out of 10 वे डिस्पोज टू अग्री विथ हिम, यानी कि ये एक रेशियो दिया हुआ है। अगर वो ऐसे 10 लोगों को दिन भर में मिलते थे और ये स्टेटमेंट देते थे कि आपकी हार्डवर्क का किसी तरीके से आपको पे बैक नहीं मिल रहा है, तो 9 लोग, 10 में से 9 लोग जो है वो उनकी बातों पर क्या करते थे? अग्री हुआ करते थे। और ही क्वेश्चनड, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, मे बी इवन एट अ डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू। या फैमिली में कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसी औरत है जो दूर के रिश्तेदार में होगी आपके, लेकिन हो सकता है आपके साथ उसकी अच्छी नहीं बनती हो, तो हो सकता है उसने कुछ किया हो आपके साथ में। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स वो लोगों को देते थे। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। यहाँ तो फिर लोगों को ऐसे बोल दिया करते थे, जैसे किसी ने बता दिया कि मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है कलीग्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, तो एनालाइज करते थे उसकी प्रॉब्लम को और वो क्या रिप्लाई दिया करते थे? तुम्हारी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है वो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर नेचर, यानी उनके नेचर के ऊपर बताते थे तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। फिर वो बोलते हैं यू हैव एन इम्पेटस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर। इम्पेटस नेचर का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है इम्पल्सिव नेचर, यानी कि तुम्हारा नेचर ऐसा है, और रफ एक्सटीरियर है यानी कि तुम बहुत ज़्यादा रफ हो, लोगों के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा रूड हो। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों से इन्वॉल्व नहीं होते हो, घुलते मिलते नहीं हो। तो आपका नेचर है जो आपके लिए सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली। एंडियर्ड का मतलब होता है मेड लाइकेबल। अब ये सारी बातें जब हम सुनते हैं अपने बारे में तो हमको क्या लगता है, हाँ हो सकता है हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकता है मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। तो वो क्या करते थे, उस एस्ट्रोलॉजर की बात मान लिया करते थे। वो समझते थे कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, यानी कि हम में से कोई भी ऐसा रहे तो क्या सोचेगा, वो जो भी बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सही बात कर रहे हैं। द नट्स वेंडर ब्लीव आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। नट्स वेंडर का मतलब होता है वो जो ग्राउंडनट वेंडर जिसके बाजू में वो एस्ट्रोलॉजर बैठे थे, उसने क्या किया, जो लाइट उसकी चालू थी वो लाइट को उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि ये एक सिग्नल था कि अभी जो है वो घर जाने का टाइम हो गया है। इवनिंग हो गई थी तो घर जाने का टाइम हो चुका था। सिंस इट लेट हिम इन डार्कनेस except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him, यानी कि उसने तो लाइट बंद कर दिया, उसके जाने का टाइम हो चुका था, लेकिन एस्ट्रोलॉजर बैठा था, फिर भी एक ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट जो है वो आ रही थी, एक रिफ्लेक्शन आ रहा था लाइट का हल्का हल्का सा। जब डार्कनेस होती है उसके पहले थोड़ी सी लाइट रहती है, वही लाइट का रिफ्लेक्शन था जिससे कि वह एस्ट्रोलॉजर वहाँ पर अभी भी बैठा हुआ था। ही पिक्ड अप हिज कॉरी शेल्स एंड पैराफेरनेलिया, यानी कि पैराफेरनेलिया का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी अ पर्सनल पोजेशन। यानी हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, जो भी उनके प्रोफेशनल इक्विपमेंट थे, क्योंकि अब जाने का टाइम हो गया था तो इन्होंने भी क्या किया था, पैकअप करना शुरू कर दिया था। तो जो काउरी शेल्स थी वो भरना शुरू कर दिया। उसके बाद जो उनके मिस्टिक चार्ट्स थे, मिस्टिक चार्ट्स का मतलब होता है ऐसे चार्ट्स जो सिर्फ एक ज्योतिषी ही समझ सकता है, हमारे नॉर्मल लोगों के समझने की बात वो बिल्कुल भी नहीं है। and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out। अब वो जो green shaft of light आ रही थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लग गई। तो उन्होंने अपना सारा इक्विपमेंट सब कुछ अपने बैग में भरकर जाने की तैयारी कर ली। He looked up and saw a man standing before him। जैसे ही वो जा रहे थे उन्होंने क्या देखा, एक आदमी को देखा जो कि उनके सामने आकर खड़ा था। He sensed a possible client and said, "You look so careworn"। यहाँ पर वो बोल रहे हैं, अब उन्होंने सोचा कि चलो जाते जाते मुझे कस्टमर मिल गया, तो उन्होंने उसको क्या बोला, तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो। इट विल डू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी। यानी कि वो यहाँ पर बोल रहे हैं अगर कोई परेशानी है तो तुम एक काम कर सकते हो, मेरे साथ बैठ जाओ, यहाँ पर हम मिलकर बात करते हैं। तो द अदर ग्रम्बल्ड
सम रिप्लाई वेगली, यानी कि उसको क्या हुआ, थोड़ा सा अजीब लगा, ये एस्ट्रोलॉजर ने मुझसे ऐसी बात की है, तो थोड़ा सा उसने वेग रिस्पॉन्स दिया, यानी अजीब तरीके का रिस्पॉन्स, यानी उसको इंटरेस्ट नहीं था इतना बात करने में एस्ट्रोलॉजर से। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, अब एस्ट्रोलॉजर ने उसको इन्विटेशन दिया कि आओ बैठो हम बात करते हैं, लेकिन द अदर पर्सन, द अदर का मतलब होता है जो दूसरा बंदा आया है, जो उसका क्लाइंट आया है, कस्टमर आया है, उसने क्या किया, उसने इस तरीके से खड़ा हुआ, ऐसे नाक के नीचे हाथ रखा और क्या बोला, तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर बुलाते हो, यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, यानी कि क्या बोल रहा है, क्या तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर बुलाते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, यानी कि एस्ट्रोलॉजर का भी थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी कि ये कोई इंसान है जो कि मुझे क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो उसने क्या अपनी एक्टिंग शुरू कर दी टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, और वो जो हल्की सी लाइट थोड़ी बहुत बची थी ना, उस लाइट में उसका हाथ लेकर वो चेक करने की कोशिश कर रहा था, और कोशिश करते हुए क्या बोल रहा था, योर्स इज अ नेचर, यानी कि उसको उसके नेचर के बारे में होता, तुम्हारा नेचर ऐसा है। इतने में उसने क्या किया, ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, यानी बोला ओ रहने दो, ये सब मत करो। द अदर सेड टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, यानी मुझे कुछ ऐसा बोलो जो कुछ काम का हो मेरे, ये सब मुझे मत बताओ कि तुम्हारा नेचर बिहेवियर ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे कुछ ऐसा बोलो जो मेरे काम का होगा। अ फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, पिक्ड का मतलब होता है इरिटेटेड या एनॉयड, यानी कि उसको थोड़ा सा इरिटेट होने लग गया। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, यानी एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है मैं हर एक क्वेश्चन का सिर्फ 3 पाइस ही चार्ज करता हूँ। एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो भी तुमको उस 3 पाई देने का जो भी आंसर मिलेगा, तुमको अपने पैसों के लिए वो वर्थ लगेगा, यानी तुम्हारे पैसे बर्बाद नहीं हुए, जो भी आंसर मैं आपको दूंगा वो आपके पैसों के लिए वर्थ रहेगा। At this, the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, I have some questions to ask. यानी कि अब ये बात पर क्या हो गया, जो दूसरा इंसान जो क्लाइंट आया है, कस्टमर आया, उसने क्या किया, विड्रीव हिज आर्म का मतलब जो ज्योतिष के हाथ में उसका हाथ था, तो उसने अपना आर्म जो है वो विड्रीव कर लिया। टुक आउट एन एना, यानी अपनी जेब में हाथ डालकर एक पैसे निकाला, एना हम बोलते थे, अगेन देयर वाज अ करेंसी जिसको हम एना बोला करते थे, एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और ऐसा उछाल कर उसने क्या किया, उस एस्ट्रोलॉजर को वो पैसा दे दिया, सेइंग आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, यानी कि मुझे कुछ क्वेश्चन तुमको पूछना है। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, ब्लफिंग की यानी कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो, अगर मैंने प्रूफ कर दिया, यू मस्ट रिटर्न दैट एना टू मी विद इंटरेस्ट, यानी ये जो पैसा मैं तुमको दे रहा हूँ, मैं तुमको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने ब्लफ किया, तुमने झूठ बोला, तो तुमको इंटरेस्ट के साथ एना तो मुझे रिटर्न करना ही है, उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, इंटरेस्ट के साथ मुझे वो पैसे भी रिटर्न करने हैं। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़, तो अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है अगर तुमको जो भी मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया सेटिस्फैक्ट्री लगा, सही लगा, तो क्या तुम उसके लिए मुझे कितना दोगे, 5 रुपीज़ दोगे। तो जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसने क्या रिप्लाई दिया, नो, यानी कि वो तैयार नहीं है 5 रुपीज़ देने के लिए। और विल यू गिव मी 8 एनास, या तो फिर उसको पूछता है क्या तुम मुझे 8 एनास देने के लिए तैयार हो, या तो 5 रुपीज़ दो, उसने ना बोल दिया तो उसने क्या बोला, या तो फिर तुम मुझे 8 एनास दे दो। ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, बोलता है ठीक है, तुम मुझे 2 टाइम ज़्यादा दोगे अगर तुम गलत साबित हुए तो। सेड द स्ट्रेंजर, यानी कि ये जो स्ट्रेंजर आया है इसने उसको क्या बोला, अगर तुम गलत साबित हो गए तो तुम मुझे कितना टाइम्स रिटर्न दोगे, ट्वाइस, यानी 2 टाइम उस पैसे का ज़्यादा तुम मुझे रिटर्न दोगे। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, पैक्ट का मतलब होता है यहाँ पर अग्रीमेंट, यानी कि दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया कि चलो ठीक है, दोनों मान गए उस बात के ऊपर, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट चला उन लोगों का काफ़ी वक्त तक, लेकिन फिर दोनों उस बात के ऊपर मान गए। ओके, नाउ द एस्ट्रोलॉजर हैज सेंट अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेटर चीरूट, चीरूट का मतलब होता है, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ने क्या करना शुरू कर दिया, अब उसने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी कि वो उससे रिलेटेड हेवन में प्रेयर, यानी कि आसमान की तरफ ऐसा देखते हुए जो हम ऐसा करते हैं एक्शन, ऊपर वाले का नाम लेते हैं, वो उसने स्टार्ट कर दिया। और द अदर है, यानी कि ये बात हो रही है आपके स्ट्रेंजर की, जो स्ट्रेंजर है उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपना सिगार लाइट करके सिगार पीना शुरू कर दिया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, माचिस की तीली जलाकर जो उतनी सी रोशनी में उसने क्या किया, एक ग्लिम्स, एक झलक देखी, किसकी, उस स्ट्रेंजर की एक झलक देखी कि वो कर क्या रहा है, लेकिन वो तो अपना सिगार जो है वो लिट कर रहा था। There was a pause as cars hooted on the road, अब क्या हो गया, अब सब कुछ रुक गया, क्यों, क्योंकि वो उसकी तरफ देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था।
कार्स हूटेड ऑन द रोड, हूटेड का मतलब होता है यहाँ पर कार्स जो है वो वहाँ से पास हो रही थी, वो भी हूटेड यानी कि हॉन्किंग हो रहा था उसका, वो भी बंद हो गई। जुटका ड्राइवर्स स्वोर एट देयर हॉर्सेस, जुटका ड्राइवर्स यानी कि जो हम जिसको घोड़ा गाड़ी कहते हैं, तो उसको चलाने वाले जुटका ड्राइवर्स जो थे उन्होंने भी अपनी घोड़ा गाड़ी जो है वो रोकना शुरू कर दी थी अभी। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, बैबल ऑफ द क्राउड यानी जो लोग बातें कर रहे थे, इतने सारे लोग अगर एक पार्क में होते हैं उनके बातें करने की आवाज़ आती है, उसे हम कहते हैं बैबल। एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, अब यहाँ पता चल रहा था कि धीरे 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 क्या हो रहा है, सेमी डार्कनेस यानी कि हम अंधेरे की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी रात होने वाली है। The other sat down sucking his cheroot, puffing out sat there ruthlessly, यानी जो स्ट्रेंजर था वो वहाँ पर बैठ गया। सकिंग हिज चीरूट यानी कि अपनी जो सिगार है वो पीते हुए बैठ गया, उसके कश लगा रहा था जिसे हम पफिंग कहते हैं। सेट देयर रूथलेसली, अब वहाँ आकर वो आराम से बैठ गया और देख रहा है कि वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या कर रहा है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, अब उसके इस एटीट्यूड और बिहेवियर को देखकर, स्ट्रेंजर का जो एटीट्यूड था उसको देखकर एस्ट्रोलॉजर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया, उसे अच्छा नहीं लगने लगा। हियर टेक योर एनास बैक, अब वो बोलता है कि अपना जो पैसा जो तुमने मुझे दिया है, एस्ट्रोलॉजर ने कहा जो तुमने मुझे पैसे दिए ये अपने पैसे जो है वो अपने पास ही रखो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मुझे इस तरीके के चैलेंज लेना पसंद नहीं है और ना ही मुझे ऐसे चैलेंजेस की आदत है। तो अल्टीमेटली वो ये दिखा रहा था कि तुमने मेरी इंसल्ट कर दी, एज एन एस्ट्रोलॉजर तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, तो दैट इज़ एन इंसल्ट टू मी। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, अभी मेरे घर जाने का टाइम हो गया, मुझे लेट हो रहा है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, यानी फिर से उसने क्या किया, अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, यू ड्रैग्ड मी इन व्हाइल आई वाज पासिंग। अब दूसरे जो स्ट्रेंजर है उन्होंने क्या किया, ये अपनी प्रिपरेशन करके जाने की तैयारी में था एस्ट्रोलॉजर, तो जो स्ट्रेंजर था उसने उसको रोक लिया, उसको रोक कर उसको कहता है यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते हो क्योंकि तुम मुझे इस चीज़ में लेकर आए हो, तुम मेरे रास्ते में आए थे, मैं तो तुमसे पूछने नहीं आया था, लेकिन तुम सामने से आए मेरे पास पूछने क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, हम बैठकर बात करते हैं। मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, तुमने मुझे रुका लिया, तो अब तुम इस क्वेश्चन से पीछे नहीं हट सकते हो, तुमको मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, शिवर्ड यानी अब वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा कांपने लग गया, एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट, फेंट का मतलब होता है यहाँ पर बेहोश नहीं हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई साउंड कर रही थी। लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं तुम मुझे आज छोड़ दो, आज मुझे तुम जाने दो, हम जो है वो कल मिलेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। अब उस स्ट्रेंजर ने क्या किया, उसके फेस के ऊपर अपना पाम रख दिया और उसको बोला चैलेंज जो है वो चैलेंज होता है, तुम अब इस चैलेंज में आ चुके हो, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देयर इज अ वुमन, अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया यहाँ पर, उसको कहानी बताना शुरू कर दिया। क्या कहानी बताना शुरू किया, देयर इज़ अ वुमेन, यानी एक वुमेन के बारे में वो बताने जा रहा है उसको। तो आज का हमारा लेक्चर जो है हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे की स्टोरी है उसको कंटिन्यू भी करेंगे और उसी के साथ साथ जो हमारा ग्रामेटिकल पोर्शंस है उसे भी हम वर्कशॉप जो है इंग्लिश का आपके टेक्स्ट बुक के पीछे उसे हम कवर कर लेंगे। ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है जो कि हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा होगा। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ईजी लैंग्वेज में मैंने पूरी कोशिश की एक्सप्लेन करने की, जो कि आपको समझ में आया होगा। इन केस इफ़ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।